हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हमने दो पार्ट किए हैं। एक में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज मेटलर्जी। तो बिना देर किए हुए आइए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर हम जनरल वे में देखें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन ये मेटल्स एंड नॉन मेटल में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम मेटल्स कहते हैं। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी मेटल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये सारी मेटल्स से आप फैमिलियर हैं। ये सारी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैटायंस क्या होते हैं। उससे पहले अभी नॉन मेटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स दैट फॉर्म एनायंस, ऐसे एलिमेंट्स जो कि एनायंस बनाते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और एनायंस बनाते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सल्फर, नाइट्रोजन, या आप कह सकते हैं कोल एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों की ये कैटायन एक्चुअल में क्या होते हैं। तो कैटायंस जो होते हैं कि वैसे तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, पर कैटायंस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहते हैं। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स। जैसे कि हम सोडियम की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ये इजीली लॉस कर देता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में। ये जो आयन बना इसको हम कहते हैं कैटायन। तो सारी जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनायंस एक्चुअल में क्या होते हैं। तो एनायंस को अगर आप देखें तो एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स को हम एनायंस कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे आता है, इसको हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जब गेन करते हैं कोई भी एटम, तो उनमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, 1 2 3 जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहे हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है। पॉजिटिव जो उनके प्रोटॉन्स हैं वो सेम रहते हैं, क्योंकि वो तो अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कोई चेंज होता नहीं है। तो क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया गेन करने से, इसलिए क्या हो गया, वो बन गए माइनस आयंस, और इसीलिए उनको हम एनायंस कहते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 287 होता है। 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कोई भी जो एटम है वो ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए कोशिश करता है कि उसका आउटर शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होना चाहिए। तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 को रिमूव करेगा। तो दैट इज ईजी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कहीं से भी। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl-। एंड Cl- को ही हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। तो इस तरह से एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब आप क्लियर हो गया होगा कि कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। अगर हार्डनेस की मेटल्स में बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये इसके एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो बहुत सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम इजीली चाकू से कट कर सकते हैं। स्टेट की बात करते हैं तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स
सोनोरस होते हैं। एंड आपको पता है सोनोरस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी मेटल को हिट करते हैं या उसको बजाते हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, आपकी जो बेल्स होती हैं, रिंगिंग बेल्स होती हैं, मंदिर में आपने देखा होगा जो बेल्स होती हैं वहाँ पर वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब हम उनको बजाते हैं किसी चीज़ से। जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं, वो किसी तरह के साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं नेचर में। मैलिएबल का मतलब होता है वो थिन शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जब उनको पीटा जाता है या हथौड़े से मारा जाता है तो वो एक पतली शीट बना लेते हैं, जैसे कि आपकी एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप खाना पैक करते हैं, या आपने मिठाइयों के ऊपर एक शाइनी सिल्वर कलर का कुछ देखा होगा जिसको हम वर्क बोलते हैं, चांदी का वर्क। वो सिल्वर फॉयल होती है, वो कौन सा होता है वो चांदी का होता है, इसलिए हम उसको तो सिल्वर फॉयल नहीं कहेंगे, उसको सिल्वर फॉयल कहते हैं। और जो आप जिसमें अपना खाना पैक करते हैं उसको हम एल्यूमिनियम फॉयल कहते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉइल्स है वो कैसे बनाई जाती हैं, पीट पीट के बनाई जाती हैं। मैलिएबिलिटी होती है इनके अंदर, तो ये दे आर मैलिएबल इन नेचर। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं नेचर में। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की लश्चर चमक कैसी होती है। तो मेटल्स के ऊपर एक बहुत अच्छी चमक होती है, एक शाइन होती है। आप देखते हैं जैसे हम एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद के लाए या कॉपर के बर्तन खरीद के लेके आते हैं, या आप कॉपर के वायर्स को देखें तो उनके ऊपर एक चमक होती है, आपको देखने को मिलती है। तो दे आर लश्चरस इन नेचर। नॉन मेटल्स नॉट लश्चरस, नॉट लश्चरस, लश्चर नहीं होती है उनके ऊपर। सिर्फ आयोडीन जो है वो एक ऐसा मेटल होता है जिसके अंदर एक चमक होती है। डायमंड जो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। डेंसिटी, डेंसिटी का अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हाई डेंसिटी वाले होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिल्वर एंड कॉपर, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका एक एक्सेप्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। इसी तरह से सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्टेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल्स के बहुत पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं, या इस एबिलिटी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके हम वायर्स नहीं बना सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं नेचर में और इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। इवन उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को यूज़ करें। क्लियर। तो इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि उससे 1 ग्राम गोल्ड कितना छोटा होता है, सोच के देखिए। उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या एक्सेप्शंस होते हैं, तो देखिए मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। जनरली हमने पढ़ा है कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक उसका एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस होता है, यानी जिसके अंदर चमक होती है। बाकी सारे मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लश्चरस होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह से ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक नॉन मेटल है, कार्बन का ही एक रूप होता है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जनरली सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डायमंड भी एक अनदर फॉर्म है कार्बन का, जो कि हार्डेस्ट नोन सबस्टांस होता है वर्ल्ड में, और उसके नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन के साथ, और वो डिफरेंट जो उनके ऑक्साइड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कंपाउंड एक्स व्हेन वो मेटल एक्स व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म ए ब्लैक कलर्ड
सब्सटेंस, राइट द रिएक्शन। तो इसमें आप XY का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, इसको लर्न करें, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोटेशियम एंड सोडियम की। तो पोटेशियम जो होता है वो रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, इसी तरह से सोडियम जो होता है वो भी रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल्स आपके पास ऐसी हैं जो कि बहुत बहुत रिएक्टिव होती हैं, और इनको इवन हम वेरी रिएक्टिव होती है नेचर में। तो जब हम इनको ओपन एयर में खुला छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। एंड ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, और इस रिएक्शन में बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है जो कि इनको बर्न कर देती है, जला देती है। इसलिए हम कभी भी सोडियम पोटेशियम को एक्सपोज नहीं करते हैं, एयर में कभी भी उनको खुला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत विग्रसली, बहुत तेजी के साथ एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम की। ये इवन हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो यहीं से फॉर्म हो जाता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के नेम कौन कौन सी होती हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम नोबल मेटल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम बच्चों, रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल के हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं एंड हाइड्रोजन बनते हैं। क्लियर। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, और इसलिए ये दोनों बर्न हो जाते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये देखिए, हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि वो एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं तब बर्न होते हैं, और वाटर के साथ भी रिएक्ट करने पर बर्न हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में फिर उनको हम रखेंगे कैसे, या तो पानी में डुबो के रखें, एयर के साथ तो खुला छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो बर्न हो जा रहे हैं। फिर अगर हम उनको पानी में डुबो कर रखते हैं तो भी वो बर्न हो जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं और हीट जो इवॉल्व होती है वो उनको जला देती है। क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि sodium and potassium, because they are very highly reactive metals, they react with air as well as water vigorously and burn easily, so we can kept them in kerosene। उनको हम केरोसिन के अंदर पुट करके रखते हैं, उसके अंदर डुबो के रखते हैं, जिससे कि वो बर्न ना हो पाए। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब कम है वो सोडियम एंड पोटेशियम से। तो वो बहुत स्लोली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन करते हैं उसमें हाइड्रोजन निकलती है, लेकिन वो फायर कैच नहीं करते हैं क्योंकि बहुत धीरे धीरे होती है ये प्रोसेस। इसके साथ साथ जो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, वो कैल्शियम की सरफेस पर स्टिक होके उसको ऊपर ले आती है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैल्शियम वाटर सरफेस पर फ्लोट क्यों करता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो उसका रीजन है कि हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। वो फ्लोट करने लगता है उसके सरफेस पर, और बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो उसको ऊपर ले जाते हैं और वो फ्लोट हो सकता है। मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाता है। तो मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन देखते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनती है। साथ में ये जो हाइड्रोजन बनी है ये बबल्स के रूप में उसके साथ अटैच हो जाती है और उसको ऊपर फ्लोट करा देती है। तो ये दोनों ही केसेस ऐसे केसेस हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं कि क्या होता है जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या क्या होता है जब मैग्नीशियम वाटर के साथ। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। कुछ और मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, वो कोल्ड और हॉट वाटर किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन बनाते हैं। रिएक्शन से एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3, Fe के साथ Fe3O4 बनेगा,
और जिंक के साथ ZnO फॉर्म होगा। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देते हैं। क्लियर? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के साथ रिएक्शन जब होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम के साथ होगी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए मेटल्स, अभी आपने पढ़ा कि मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन गैस इस कंडीशन में निकलती है वो उसके साथ ऑक्सीजन, यानी उसमें से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये HNO3 खुद क्या बना लेता है? नाइट्रस ऑक्साइड्स, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है या नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंट ऑक्साइड्स का वो इसके रिडक्शन से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। उस कंडीशन में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता है और उसका रीज़न सीधा सीधा यही है कि वो जो हाइड्रोजन निकल रही है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर? कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, ये एक्सेप्शन है। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो मेटल्स जब किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। और इसका एक गुड एग्जांपल आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो क्योंकि आयरन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस कंडीशन में वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। FeSO4 का फॉर्मेशन होता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटल्स जब दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ, मेटल का ही दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। उसकी एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखिए एक्टिविटी किस तरह से यहाँ पर शो हो रही है कि एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, उसके अंदर आयरन के कुछ नेल्स, आयरन की कील उसके अंदर डाल दी गई है। कुछ टाइम के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, इसका कलर फेड अप हो जाता है। ठीक है, कलर फेड क्यों हो जाता है? कलर फेड इसलिए हो जाता है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है और जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उस कंडीशन में ये FeSO4 का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ग्रीन कलर का है और आपको वो कलर थोड़ा लाइट दिखाई देगा। और कॉपर जो है वो जाकर आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपकी बुक में दी हुई एक एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स थे वो बेसिक नेचर के थे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन अगर नॉन मेटल्स की क्लोरीन के साथ होती है तो नॉन मेटल के क्लोराइड्स बनते हैं और वो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसी तरह से फास्फोरस के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है।
इसके साथ ही नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन मेटल एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना, डिफरेंसेस में पूछ लिए जाते हैं कि क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में एक आयनिक कंपाउंड होता है और आयंस से फॉर्म होता है, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 11। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली ये निकाल देता है और उस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में। दिस इज पॉजिटिव आयन। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है जिससे कि ये अपना आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, Cl-। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इन दोनों के बीच में लेन देन होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है अपने अंदर से और इसको ये गेन कर रहा है। तो जब ये इस तरह का फॉर्मेशन इनके बीच में होता है, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है और वो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि वो आयंस के बीच में हो रहा है इसलिए उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में वो कहलाता है आयोनिक कंपाउंड। क्लियर। अब ये होता कैसे है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको लिखें इस तरह से Na और इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेयर में है, यानी एक्स्ट्रा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो कर रहे हैं, और इसके साथ में जो क्लोरीन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऐसे शो कर रहे हैं, एक कम है इसके पास, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम डोनेट कर रहा है, ये किसको डोनेट कर रहा है, निकाल रहा है, ये इसको दे रहा है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो Cl बना उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ये आया, देखिए क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने क्रॉस से शो किया है। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशन हो गया और इनका फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बना वो बना NaCl। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो देखिए अरेंजमेंट देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनरमोस्ट शेल में और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, क्लोरीन और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है या दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गई है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं, आयंस से फॉर्म हो रहे हैं, तो इसलिए इनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें एक आयन पॉजिटिव और दूसरा आयन नेगेटिव होना कंपलसरी होता है। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हम आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड एंड हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर वो बने होते हैं। नेचर में ब्रिटल होते हैं यानी टूट जाते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके आयंस के बीच में बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके लिए एनर्जी जरूरत होती है। इसके साथ साथ वो वाटर सॉल्युबल होते हैं लेकिन कैरोसिन एंड पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वो सॉलिड स्टेट में वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये तो हमने देखा कि वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली, तो वो किसी भी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनके सॉल्यूशन बना लिए जाते हैं, उनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया जाता है, तो फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर। तो आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आगे हम मेटलर्जी का ही एक यानी मेटल एंड नॉन मेटल का ही एक नेक्स्ट टॉपिक मेटलर्जी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको वॉच करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।